नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के आगमन से पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं साथ ही एयरपोर्ट पर कई वरिष्ठ बीजेपी नेता और अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे। नड्डा सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत ही गूंजी गांव के दौरे पर रहे उत्तराखंड पहुंचे थे। वहीं साथ ही गूंजी पहुंचकर नड्डा स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वे ज्योतिर्कोंग से आदि कैलाश के दर्शन करेंगे और साथ ही महिला फेडरेशन द्वारा जो संचालित होम स्टे परियोजना है उसका भी भ्रमण करेंगे। तो सीएम धामी ने जहां जेपी नड्डा का स्वागत किया एयरपोर्ट पर और उसके बाद तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो प्रस्तावित है उत्तराखंड में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो ये दौरा है वो बेहद खास माना जा रहा है। जेपी नड्डा तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस को उनके जन्मदिन पर यानी कि स्टाफ जनरल अनिल चौहान को उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी है और साथ ही साथ उन्होंने एक ट्वीट के जरिए बधाई दी है। जनरल चौहान को देवभूमि उत्तराखंड का वीर सपूत बताया है और साथ ही उनके दीर्घायु और मंगल जीवन की कामना की। कहा कि प्रभु बद्री विशाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूँ। सीएम धामी ने इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर का विशेष रूप से उल्लेख किया, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने अद्भुत साहस, पराक्रम और सैन्य कौशल का प्रदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि यह सफलता पूरे राष्ट्र के लिए गर्व की बात है। तो जहां सीएम धामी ने सीडीएस के जन्मदिन पर बधाई दी है, देहरादून से यह खबर हम आपको बता रहे, जहां पर सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से सेना ने अपने शौर्य पराक्रम को दिखाया है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिस पर बधाई दी है और साथ ही जो जनरल के जन्मदिन पर उनके स्वास्थ्य, उनके दीर्घायु होने की कामना की है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कारागार में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत किया। वहां पर मौजूद अधिकारियों और नागरिकों को संबोधित किया। इस दौरान ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में जो किए गए ऑपरेशन सिंदूर है उसको सही बताया है और सही कार्रवाई बताते हुए यह कहा कि देश के सभी जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक नेता हैं और आम जनता ने इस अवसर पर देशभक्ति का प्रमाण दिया है। सारे देश में होना चाहिए और कोई कांग्रेस है, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, सभी देशभक्त है ना। इलेक्शन के समय होती पार्टियां, जब कोई ऐसा देश में संकट आता है, कोई देश के काम होते हैं, तो ये हिंदुस्तान की परंपरा रही है। चाहे 62 का युद्ध हो, 65 का हो, 71 का हो, कोई कारगिल का हो, हमेशा देश ने जो है एकता के, इस देश की विशेषता यही है। जिसमें ऐसा संकट आता देश के ऊपर, कोई नहीं पूछता कि गद्दी पर इंदिरा जी बैठे हैं कि मोदी बैठे हैं या कोई और बैठा है। सारा देश, इसी देश की विशेषता है भारतवर्ष की, और इसलिए सब भारतवर्ष के सपूत ही सपुत्रियां हैं और ये सब लोग साथ दे रहे हैं। और मैं प्रधानमंत्री को सबसे बधाई इसलिए देता हूँ कि आज जो विदेशों में जो सांसदों के ग्रुप भेज रहे हैं, जहां सुना आपने पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी को जो कहते हुए नजर आए कि इस दौरान जिस तरीके से हमारी सेना ने देशभक्ति का परिचय दिया और इसी के साथ जो हमारी जनता थी और जो पार्टी के नेता थे सभी एकजुट नजर आए और साथ ही साथ सभी एकजुटता का परिचय देते हुए नजर आए। सभी के अंदर देशभक्ति साफ तौर पर देखी जा रही थी। जब पाकिस्तान के जिस तरीके से सेना ने कार्रवाई की उसकी तारीफ करते हुए सभी एक सुर में नजर आ रहे थे। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के हाउस ऑफ हिमालयास के उत्पाद भेंट किए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नड्डा को अवगत कराया कि हाउस ऑफ हिमालयास का जो संग्रह है मातृशक्ति के अथक परिश्रम और देवभूमि की शुद्ध गुणवत्तापूर्वक स्थानीय उत्पादों का प्रतीक है। उन्होंने यह भी बताया कि यह पहल स्थानीय लोगों द्वारा रोजगार के क्षेत्र में किए जा रहे अभूतपूर्व कार्यों को दर्शाती है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है।
इस कदम से महिलाओं और ग्रामीण समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मसूरी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया और देश की बदलती राजनीतिक दिशा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले राजनीति उदासीनता से भरी हुई थी। सामान्य मानव कहता था कि राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा, हम भगवान भरोसे हैं। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की परिभाषा, उसकी संस्कृति, तौर तरीके और दृष्टिकोण को पूरी तरीके से बदल दिया। नड्डा ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने राजनीति को सेवा, संकल्प और परिवर्तन का माध्यम बनाया है। दस साल पहले राजनीति उदासीनता से भरी हुई थी। सामान्य मानवीय ये बोला करता था कि राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा, यह तो ऐसे ही चलेगा, यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो इसी प्रकार से चलने वाला है, हम तो भगवान भरोसे हैं। आज 10 साल के अंदर मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति का तौर तरीका और राजनीतिक दृष्टि से संकल्प की परिभाषा बदल दी है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और इसीलिए अब हम कहते हैं बदलता भारत, बढ़ता भारत, विकसित भारत, इस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी सरकार तिरंगा यात्रा निकाल रही है। जगह जगह पर इसका आयोजन किया जा रहा है। वहीं इसी के साथ साथ भारत एकजुट है, ये दर्शाते हुए भी नजर आ रही। भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस के संदेश को वैश्विक पटल पर मजबूती से रखने के लिए इसी महीने के अंत में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को प्रमुख साझेदार देशों में भेजेगी। वो इस बारे में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने इसको लेकर के जानकारी दी है। राजनीतिक अपनी विचारधाराओं से बाहर निकल के देश के लिए काम करते हैं सब लोग, और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि सभी पार्टी के सांसद और सभी जनप्रतिनिधि मिलके पूरे दुनिया के देशों के पास जाएं और वहां जाके बताएं कि पाकिस्तान किस प्रकार का आतंकवादी देश है, पाकिस्तान से किस प्रकार पूरे आसपास के क्षेत्र में केवल भारत में ही नहीं आसपास के अन्य देशों में भी आतंकवाद को फैला रहा है। विश्व विख्यात चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। सदियों पुरानी परंपरा, वैदिक मंत्रोच्चारण और पूर्ण विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए। इस गर्मामय समारोह के दौरान ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर उपस्थित रहे, जिनकी उपस्थिति में कपाट खोलने की जो प्रक्रिया थी उसको और ज्यादा दिव्य बनाया गया। दिया चतुर्थ केदार के जो रूप है उसमें पंच केदार में विशिष्ट स्थान रखने वाले रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के एक नान स्वरूप यानी कि मुख की पूजा होती है। कपाट खुलने के साथ ही अगले 6 माह तक रुद्रनाथ में भगवान की नियमित पूजा अर्चना की जाएगी और इस दौरान ही देश विदेश से आने वाले जो श्रद्धालु है वो वहां पर पहुंच करके प्रभु के दर्शन कर सकेंगे, इस पवित्र स्थल के दर्शन कर सकेंगे और भगवान रुद्रनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। कानपुर विकासखंड में एनआरएलएम और ग्रामोत्थान परियोजना के सहयोग से उत्कर्ष स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने उत्कृष्ट रेस्टोरेंट की शुरुआत की है। बताते हैं चले कि खंड विकास अधिकारी जोगेंद्र सिंह राणा ने रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। इस पहल से महिलाओं को स्थानीय जो व्यंजन है उसके माध्यम से आय अर्जन का नया जरिया मिलेगा। वहीं साथ ही रेस्टोरेंट का जो संचालन है वो पूरी तरीके से समूह की महिलाएं करेगी, जिससे उन्हें व्यवसाय प्रबंधन और आत्मनिर्भरता का अनुभव मिलेगा। चारधाम एक ऐसी यात्रा है जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का मार्ग है।
वही अब यह यात्रा पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही। बताते ये भी चले कि उत्तराखंड सरकार ने इस जो पवित्र यात्रा है उसको स्वच्छ और हरित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। क्या कुछ है वो देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड की पावन चार धाम यात्रा अब न सिर्फ श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की एक मिसाल भी बनती जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम के पवित्र यात्रा को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए कई पहले शुरू की है। यात्रा मार्ग पर 25 ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिसमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसमें प्रदूषण में कमी आने की दिशा में मदद मिल सकती है। साथ ही प्लास्टिक और कचरे के प्रबंधन को लेकर भी ठोस कदम उठाए गए हैं, ताकि ये यात्रा स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनी रहे। चार धाम यात्रा न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और स्वच्छ बनी रहे। इस पहल के जरिए न केवल प्रदूषण को कम किया जा रहा है, बल्कि ये संदेश भी दिया जा रहा है कि हम सब मिलकर पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। यात्रा जो हमारी प्रारंभ हो रही है, उसको भी हमने ग्रीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मिशन के तहत आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें प्लास्टिक पूरी तरह से मुक्त करें। और हमारी सरकार भी अनुरोध करेगी, हमारे आप सब लोग भी अनुरोध करेंगे कि यात्रा के नियमों का पालन जरूर करें। सरकार सभी श्रद्धालुओं और यात्रियों से अपील कर रही है कि वे इस पवित्र यात्रा को स्वच्छ और हरित बनाए रखने में अपना सहयोग दें। मिलकर सभी इस सांस्कृतिक और धार्मिक यात्रा को आने वाले पीढ़ियों के लिए भी सुंदर और संरक्षित बना सकते हैं। चार धाम यात्रा हेतु देवभूमि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए सरकार ने समुचित व्यवस्थाएं की है। चार धाम यात्रा के लिए देवभूमि उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की है। यात्रा मार्ग पर बेहतर परिवहन, आरामदायक विश्राम स्थल और स्वच्छता के उपाय सुनिश्चित किए गए हैं, ताकि श्रद्धालु अपनी यात्रा का अनुभव न केवल धार्मिक बल्कि सहज और सुखद बना सके। इसके अलावा सुरक्षा और मेडिकल सुविधाओं का भी खास ध्यान रखा गया है, ताकि हर श्रद्धालु को यात्रा के दौरान कोई भी परेशानी न हो। उत्तराखंड सरकार की ये पहल श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित, आरामदायक और यादगार यात्रा का अनुभव देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए इस वर्ष स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और भी मजबूत किया गया है। हर स्तर पर तुरंत और संवेदनशील सेवाओं का प्रबंधन किया गया है, ताकि श्रद्धालु निश्चित होकर इस दिव्य यात्रा का अनुभव कर सके। बेहतर व्यवस्थाओं के साथ चार धाम यात्रा और भी सुगम हो गई है, जिससे श्रद्धालु अपने यात्रा अनुभव को और अधिक सुखद बना पा रहे हैं। और यहाँ आने का ये मेरा पहला अनुभव है और यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यात्रा की शुरुआत एक बहुत अच्छे तरीके से हुई और रास्ते में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। इस यात्रा के लिए मैं यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगी। ये उन्हीं का जो मेहनत है, जो यहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और बहुत अच्छा अनुभव हमारा सबका यहाँ रहा है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु पूरी तरह से सुरक्षित और सहज महसूस करें, इसके लिए मेडिकल टीमों की तैनाती, स्वास्थ्य चौकियों का विस्तार और आकस्मिक परिस्थितियों में त्वरित सहायता सुनिश्चित किया गया है। इस यात्रा में भक्तजन निश्चित होकर इस दिव्य यात्रा का अनुभव कर सके। इस पहल के साथ सरकार ने यात्रा को श्रद्धा के साथ साथ सुरक्षा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा है। सर, मैं केदारनाथ धाम पे दर्शन के लिए अपने दोस्त के साथ आया था। अचानक से मेरे दोस्त की कुछ ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, तो बीच में एक कैंप था इनका, गवर्नमेंट का। यहाँ पर इनका उपचार चल रहा है। व्यवस्था बहुत सही है यहाँ पे। उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे जगह जगह बहुत सारे मेडिकल कैंप बने हुए हैं। चार धाम यात्रा और राज्य के समग्र विकास के बारे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य का समग्र विकास तभी संभव है जब आम जन की भागीदारी, सुरक्षा और सक्रिय सहयोग शासन के प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित हो। आगे कहा कि हमारी सरकार जनसंवाद, पारदर्शिता और सहभागिता को केंद्र में रखकर विकास की दिशा में ठोस कदम उठा रही है, ताकि उत्तराखंड एक समावेशी,
और आत्मनिर्भर राज्य बन सके। राज्य के अंदर चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना तभी कर सकते हैं जब सब मिलजुल कर आगे बढ़े। एक निश्चित उद्देश्य के लिए हम सब एक रहें। राज्य का समग्र विकास जनता के सहयोग और भागीदारी के बिना ये संभव नहीं हो सकता। यात्रा जो हमारी प्रारंभ हो रही है उसको भी हमने ग्रीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मिशन के तहत आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें प्लास्टिक पूरी तरह से मुक्त करें। और हमारी सरकार भी अनुरोध करेगी, हमारे आप सब लोग भी अनुरोध करेंगे कि यात्रा के नियमों का पालन जरूर करें। चार धाम यात्रा अब केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी बन चुकी है। उत्तराखंड सरकार की पहले जैसे ई चार्जिंग स्टेशन, प्लास्टिक प्रबंधन और स्वच्छता उपाय ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये यात्रा न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और स्वच्छ बनी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य का समग्र विकास तभी संभव है जब सब मिलकर प्रयास करें। सभी मिलकर इस पवित्र यात्रा को न केवल अपने लिए बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी स्वच्छ, सुरक्षित और हरित बनाए रखें। इस तरह न सिर्फ श्रद्धा और भक्ति का आदान प्रदान करेंगे बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। वही एक राहत भरी खबर भी एक बता रहा आपको, जहां पर खास तौर पर उन लोगों के लिए ये राहत भरी खबर बताई जा रही है जो पंचायत चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं। दरअसल इन दिनों उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर की चर्चाएं जोरों पर हैं। लोग बेसब्री से चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में ये खबर आई है, हालांकि अभी तक चुनाव की जो अधिसूचना है वो जारी नहीं की गई है और इसी के साथ जो जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी जरूर सामने आई है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड में अब पंचायत चुनाव लड़ने का सपना देखने वालों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। वो लोग जो सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते थे क्योंकि उनके 3 या उससे अधिक बच्चे हैं, अब उन्हें भी जनसेवा का अवसर मिल सकेगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में लागू किए गए उस नियम में ढील दे दी है जिसके तहत 3 बच्चों वाले अभ्यर्थियों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। इस नियम को लेकर लंबे समय से लोगों में नाराजगी थी, एक ऐसी भावना जो कहीं न कहीं लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रही थी। लेकिन अब सरकार ने जनता की आवाज सुनी है और इस फैसले के जरिए उन लोगों को एक बार फिर उम्मीद मिली है जो अपने गांव, अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं। ये बदलाव न सिर्फ एक नियम में ढील है बल्कि एक सोच में भी बदलाव है, एक समावेशी और समान अवसर वाले लोकतंत्र की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तराखंड सरकार का ये अहम फैसला कई अभ्यर्थियों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया है। दरअसल सरकार ने उस पुराने नियम में आंशिक ढील दी है जिसके तहत 3 या उससे अधिक बच्चे वाले लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया था। अब नए प्रावधान के अनुसार ये अभ्यर्थी पंचायत चुनाव में भाग ले सकते हैं जिनके 3 बच्चे हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। ये छूट केवल उन लोगों को दी जाएगी जिनका तीसरा बच्चा 25 जुलाई 2019 से पहले जन्मा हो। अगर तीसरा बच्चा इस तारीख के बाद पैदा हुआ है तो फिर अभ्यर्थी पंचायत चुनाव के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। सरकार का ये फैसला जहां एक और कई लोगों को राहत दे रहा है, वहीं ये सुनिश्चित भी करता है कि नियम का संतुलन बना रहे। वर्ष 2019 में पंचायत चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने कई सपनों को अधूरा छोड़ दिया। सरकार ने 3 बच्चों वाले अभ्यर्थियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। ये नियम बिना किसी समय सीमा के लागू किया गया, यानी चाहे तीसरा बच्चा कभी भी जन्मा हो, चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। इस फैसले का व्यापक विरोध हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर राजनीतिक हलकों तक नाराजगी देखी गई। कई ऐसे लोग जो वर्षों से पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे थे, अचानक इस नियम से बाहर हो गए। कुछ ने मजबूरी में अपनी उम्मीदवारी वापस ले और किसी और को समर्थन देकर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाई। ये एक ऐसा समय था जब कई योग्य उम्मीदवारों को सिर्फ एक नियम की वजह से खुद को पीछे करना पड़ा। इस बदलाव को आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। राज्य सरकार पर पहले से ग्रामीण क्षेत्रों में
असंतोष का दबाव था, जिसे अब ये संशोधन कम कर रहा है। साथ ही सरकार ये संदेश भी देना चाहती है कि वो जन भावनाओं के अनुरूप फैसले लेती है। हालांकि कुछ वर्गों का ये भी कहना है कि सरकार को ये बदलाव पहले ही कर लेना चाहिए था, ताकि योग्य उम्मीदवारों को पिछले चुनाव में अवसर से वंचित न रहना पड़ता। लेकिन अब इस फैसले के चलते आने वाले चुनाव में कई पुराने और सशक्त चेहरे फिर से सक्रिय राजनीति में लौट सकते हैं। ये न सिर्फ लोकतंत्र को मजबूती देगा, बल्कि पंचायत स्तर पर नेतृत्व को भी नया आयाम मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड सरकार का ये फैसला न सिर्फ एक नियम में बदलाव है, बल्कि ये जनभावनाओं के प्रति संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ का संकेत भी है। जहां एक और इससे हजारों लोगों को पंचायत चुनाव में भाग लेने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर ये निर्णय भविष्य की राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व निर्माण को भी एक नई दिशा देगा। अब देखना होगा कि इस बदलाव का असर आगामी पंचायत चुनाव में किस रूप में सामने आता है। लेकिन इतना तय है कि लोकतंत्र अब अधिक समावेशी होने की ओर बढ़ चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धालुओं की संख्या में आई जो कमी है उसको लेकर एक पोस्ट साझा किया है। चारधाम यात्रा की तारीफ की है। हरीश रावत ने कहा कि केदारनाथ श्रद्धालुओं के लिए बाहें फैलाए हैं, अधिक से अधिक संख्या में यहां श्रद्धालु आए जो सभी सुरक्षित रहेंगे। वही दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि हरीश रावत जी केवल कांग्रेस के ही नहीं, इस प्रदेश के वरिष्ठतम नेता हैं और उनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि प्रदेश और चारधाम यात्रा की एक अच्छी तस्वीर देश दुनिया के सामने पेश किया जाए। हरीश रावत जी चीज़ों को समझते हैं, मुख्यमंत्री रहे, व्यवस्थाओं को भी देखते हैं और जब व्यवस्था अच्छी होंगी तो आज हरीश रावत जी बोले कल करण मेहरा जी को भी तारीफ करनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि यात्रा बढ़े, इसके लिए सब दलों को दलीय प्रतिस्पर्धा से हटकर पूरे भारत और विश्व के नागरिकों को उत्तराखंड आने का आह्वान करना चाहिए। देखिए, बहुत ज़रूरी है, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं। उस लिहाज से यदि देखें तो माननीय हरीश रावत जी केवल कांग्रेस के ही नहीं, इस प्रदेश के वरिष्ठतम नेता हैं और उनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जो छवि है, प्रदेश की जो चारधाम यात्रा है, उसकी एक अच्छी तस्वीर देश और दुनिया के सामने जाए। ये दारोमदार भी उनके कंधों पर है। तो उन्होंने तो एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए चारधाम यात्रा की प्रशंसा की है, सुरक्षित यात्रा का संदेश दिया है, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनी जाती है देश और दुनिया में। दिग्गज नेता हैं और उस स्तर के नेता हैं जहां लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं। लेकिन एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारा भी ये काम है कि हम अगर सरकार कहीं पर गलत कर रही है या कहीं पर व्यवस्थाओं में हमें कमियां नजर आ रही हैं तो हम आईना दिखाएं, हम उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात सरकार से करें। इसमें हम कमियां नहीं निकाल रहे हैं चारधाम यात्रा में, हम एक सहयोगात्मक और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। छोटे राज्यों की वित्तीय स्थिति के मामले में उत्तराखंड ने गोवा के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि का जो श्रेय है वो टैक्स बार एसोसिएशन ने उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को दिया। टैक्स बार एसोसिएशन ने पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया है। वो इस मौके पर टैक्स बार एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उन्होंने कहा कि प्रेमचंद्र अग्रवाल के वित्त मंत्री रहने के दौरान ही राज्य को 6,000 करोड़ के राजस्व का फायदा हुआ था। वो बिल लाओ इनाम पाओ वाले जो मेगा शो है, मेगा ड्रॉ योजना है, उनके राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए अहम योगदान निभाते हुए नजर आए थे। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड वासियों को बहुत बधाई दे रहा हूं और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का अभिनंदन कर रहा हूं, जिनके मार्गदर्शन में हमारा वित्त विभाग को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। एक सर्वे में गोवा के बाद जो छोटे राज्य हैं उसमें उत्तराखंड को दूसरा नंबर प्राप्त हुआ है। अनेकों मानकों में ये सर्वे हुआ और आप देखिए ये 2022 से लगातार जिस प्रकार से 3 साल में हमारे यहाँ वित्त मंत्रालय ने, आप जानते हैं वित्त मंत्रालय उस समय मेरे पास था और लगातार हमारे द्वारा काम किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और जिस प्रकार से 2022 में ही जीएसटी कंपनसेशन ख़त्म हुआ, एक चुनौती सामने थी
कि कैसे हम उत्तराखंड के इस राज्य के लिए जो लगभग 5,000 करोड़ का जीएसटी कंपेंसेशन था उसको कैसे रिकवर करेंगे। लेकिन लगातार हमारे द्वारा काम किया गया, कैसे राजस्व बढ़ाया जाए, कैसे जीएसटी बढ़ाया जाए, चाहे बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम को लॉन्च करना रहा हो, चाहे हमें अनेकों और काम करने रहे हों, हमने काम किए और वित्तीय अनुशासन को हमने बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पे उसको लागू किया और मैं कह सकता हूँ कि राजस्व वृद्धि भी हुई। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।